नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, अभी हम जो 12वीं क्लास की पुस्तक है भारत का इतिहास, उसमें सेकंड चैप्टर है और जो मौर्य और गुप्त काल वाला है, तो उसमें हम कंटिन्यू आगे पढ़ रहे हैं। तो आज यहां से गुप्त साम्राज्य पढ़ रहे थे, उसमें यहां से पढ़ेंगे विदेशी व्यापार से। इसके साथ ही आपको एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट करके बताना है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कौन सा राजा, कौन सा शासक था, वो कमेंट करके बताइएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं विदेशी व्यापार से। भारतीय बंदरगाहों का बाहर के अनेक देशों से स्थायी सामुद्रिक संबंध बना हुआ था। ये देश थे चीन, श्रीलंका, फारस, अरब, इथोपिया, बेजेंटाइन यानी रोमन साम्राज्य और हिंद महासागर के द्वीप। तो ये उस समय भी आप देखिएगा, गुप्त काल के समय ये व्यापार था इनका और स्थायी सामुद्रिक संबंध बना हुआ था चीन से, श्रीलंका, फारस, अरब, इथोपिया, बेजेंटाइन या रोमन साम्राज्य और हिंद महासागर के द्वीप। गुप्त काल में चीन के साथ भारत के विदेशी व्यापार में अत्यधिक वृद्धि हुई। चीन का रेशम, जो चिनाकसुक के नाम से प्रसिद्ध था, भारत के बाजारों में अत्यधिक लोकप्रिय था। तो ये चिनासुक क्या था? ये चीन का रेशम था। ये रोमन साम्राज्य के पतन से कमजोर हुआ पश्चिमी विदेशी व्यापार में पुनः वहां बेजेंटाइन साम्राज्य की स्थापना के बाद वृद्धि हुई। ये देखिए, जो हमारी 9th क्लास की पुस्तक थी उसमें इनके बारे में जिक्र आया था। यहां निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में रेशम और मसाले प्रमुख थे। बरगू कच्छ बड़ोच पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। केम्बे, सोपार और कल्याण भी बंदरगाह थे। पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाहों में घंटशाला, कदुरा और गंगा के मुहाने पर ताम्रलिप्ति स्थित था। ये जो वेस्ट बंगाल है, आज का पश्चिम बंगाल जो है, उस तरफ का ये। तो पूर्व की तरफ जो बंदरगाह थे, जैसे ये पश्चिमी की तरफ, पश्चिम की तरफ की बात करें तो जैसे भरूच, ये भड़ोच कौन सा है? गुजरात में है जो। तो ये और केम्बे, सोपार और कल्याण बंदरगाह थे और पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाहों में घंटशाला, कदूरा और गंगा के मुहाने पर स्थित ताम्रलिप्ति था। यह क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब क्या आया हुआ भी है कि कौन सा जो है इसमें बंदरगाह किस तरफ नहीं था किधर था, यह पूछ रखा है। ताम्रलिप्ति पूर्वी भारत में होने वाले सामुद्रिक व्यापार का यह सबसे बड़ा केंद्र था। चीन, इंडोनेशिया और श्रीलंका के व्यापारिक जहाज यहां आते जाते थे। रघुवंश और 10 कुमार चरित्र में ताम्रलिप्ति से होने वाले समृद्ध सामुद्रिक व्यापार का उल्लेख है। इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि गुप्त साम्राज्य एशिया का प्रमुख केंद्र स्थल था और विश्व के सामुद्रिक देशों में यह सर्व प्रमुख सामुद्रिक शक्ति के रूप में प्रसिद्ध था। तो आप देखिए कि उस समय, गुप्त साम्राज्य के समय, इतना जबरदस्त व्यापार था दूसरे देशों के साथ। समुद्र से आए जाए करते थे, इतने मजबूत इनके पास जहाज हुआ करते थे। तो आप देख लीजिए कि कितना एडवांस, कितना आगे थे। तो भारत को विश्व गुरु कहते हैं, तो उसके कारण बहुत से हैं कि भारत को विश्व गुरु क्यों कहते हैं। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो आप देखोगे कि भारत केंद्र बिंदु था, वहां पूरे विश्व का एक सेंटर पॉइंट था व्यापार वाणिज्य में। भारत में चीन से रेशम, इथोपिया से हाथीदांत और अरब, ईरान व बैक्टीरिया से घोड़ों का आयात होता था। यह भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस देश से कौन सा व्यापार होता था। तो चीन से हम आयात करते थे रेशम का, इथोपिया से हाथीदांत और अरब, ईरान और बैक्टीरिया से घोड़ों का आयात होता था। दक्षिणी पूर्वी एशिया, चीन व पश्चिम से ताम्रलिप्ति, बड़ौच आदि बंदरगाहों से व्यापार होता था। मसाले, मोती, वस्त्र, हाथीदांत, नील का निर्यात और धातु, चीनाशंकु, घोड़ों आदि का आयात किया जाता था। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। ये मसाले, मोती, वस्त्र, हाथीदांत, नील का निर्यात, ये इथोपिया से आयात भी है हाथीदांत का, यहां से निर्यात भी है, और नील का निर्यात और बाकी ये चीजों का आयात करते थे। तो मसालों का तो भारत में खूब पूरे विश्व में नाम था। यहाँ के मसाले इतने फेमस थे कि पूरे विश्व में जाते थे। लौंग, ये काली मिर्च, ये इस तरह से जो गरम मसाले थे, तो पूरे विश्व में इनकी मांग रहती थी। राजस्व के सोर्स, गुप्त काल में भू राजस्व राजकीय आय का प्रमुख सोर्स था।
साहित्य में निम्न प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। राजा का भूमि के उत्पादन से प्राप्त होने वाला 1/6% हिस्सा। तो राजा का भूमि भूमि के उत्पादन से होने वाला जो हिस्सा है वो कितना होता था? 1/6%। भोग, राजा को हर दिन फल फूल सब्जियों के रूप में दिया जाने वाला कर भोग। ऊ परिकर और उद्रंग ये एक प्रकार के भूमि कर होते थे। तो दोनों का नाम ध्यान में रख लीजिएगा, ऊ परिकर और उद्रंग। गुप्त काल में भूमि कर की अदायगी नगद यानी हिरण्य और अन्य दोनों रूपों में की जा सकती थी। इस समय भूमि, रत्न, खाने और नमक आदि राजस्व के अन्य महत्वपूर्ण सोर्स थे। भूमि हो गया, रत्न, खाने और नमक। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 से 1/6 भाग तक होता था। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। फाहियान ने गुप्त काल में धार्मिक सहिष्णुता, सरल दंड व्यवस्था, घरों में तालों का अभाव, प्याज लहसुन के असेवन का उल्लेख किया है, जो समाज में अपराध वृत्ति की न्यूनता, संपत्ति की सुरक्षा, अहिंसक और सात्विक प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। तो फाहियान ने उल्लेख किया है ये, जिन भावनाओं को जनता में पलवित करने हेतु मौर्य सम्राट अशोक को उपदेश देना पड़ा, वो अब स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगा। मौर्यों के पश्चात पहली बार राजनीतिक एकता और सुव्यवस्था स्थापित हुई। गुप्त काल में अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण हुआ, उद्योग और व्यापार उन्नत थे। इस युग की कला में आध्यात्मिकता, शालीनता और भारतीयता की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। अजंता, भाग्य के गुहा चित्र, देवगढ़, भित्री गांव आदि के मंदिर, विष्णु, बुद्ध, महावीर की मूर्तियां आदि इस युग की कला के चरमोत्कर्ष के द्योतक हैं, जो सामाजिक समृद्धि और सौहार्द का प्रतीक है। साहित्य में कालिदास, हरिशेन, विष्णु शर्मा आदि ने उच्च कोटि की रचनाएं की। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, नागार्जुन आदि ने विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का विकास किया और भारतीय संस्कृति का भी विदेशों में प्रचार प्रसार भी गुप्त काल में हुआ। तो आप तो ये पूरा सार बता रहा है पूरे चैप्टर का। तो सिंपल सिंपल सी बातें हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं, इसमें ऐसा कुछ इनमें नया है नहीं। निसंदेह है गुप्त युग कला, वास्तु, मूर्ति, शिल्प, चित्रकला, साहित्य, वैज्ञानिक प्रवृत्तियों के अवतरण, पलवन और मुद्रा प्रसारण में समग्र रूप से प्रगति का युग था। राजनीतिक एकता, प्रतापी सम्राट, आर्थिक वैभव, धार्मिक सहिष्णुता, विदेशियों को हिंदू धर्म में सम्मिलित करना, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, संस्कृत साहित्य की प्रगति, सभी ललित कलाओं की उन्नति, विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार करने का प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्त काल का स्थान श्रेष्ठ है। इन कार्यों के लिए निसंदेह है गुप्तकालीन प्राचीन भारत का स्वर्ण युग था। श्री अरविंद ने लिखा है कि भारत ने अपने इतिहास में अपनी जीवन शक्ति को विभिन्न क्षेत्रों में इतना पलवित होते हुए कभी नहीं देखा जितना गुप्त काल में विकास हुआ। तो थोड़ा सा ये चीजों का आप ध्यान रख लीजिएगा। बाकी इसमें से डायरेक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं है। फिर आता है फाहियान का भारत वर्णन। चीनी यात्री फाहियान ने 399 से 414 ईस्वी तक भारत भ्रमण किया। यह महत्वपूर्ण है कि फाहियान कब आया था, तो 399 से 414 ईस्वी तक उसने भारत की आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति का वर्णन किया है। तत्कालीन समाज में शाकाहार का प्रचलन था। सामान्यतः जनता लहसुन प्याज का सेवन नहीं करती थी। अस्पृश्यता विद्यमान थी, परंतु आम जनता का जीवन सादा और अहिंसक था। तो ये है। नेक्स्ट आता है बौद्ध धर्म सीमावर्ती राज्यों में उन्नति की ओर था, जबकि अपने प्रमुख स्थानों में अपनी महत्ता खो रहा था। समाज में धार्मिक समानता विद्यमान थी। ब्राह्मण धर्म भी उन्नत अवस्था में था। करों का बोझ अधिक नहीं था। ये प्रजा दान धर्म पुण्य में इनमें विश्वास करती थी। प्रजा सुखी थी। दंड व्यवस्था कठोर नहीं थी। अपराध नगण्य थे, यानी ना के बराबर। चोरों और डाकुओं का भय नहीं था। राज्य प्रजा के निजी विषयों में हस्तक्षेप नहीं करता था। प्रसिद्ध नगर श्रावस्ती, वैशाली, कौशाम्बी उजड़ने लगे तथा उनके स्थान पर व्यापारिक नगर उज्जैन, कन्नौज आदि समृद्ध हो गए और व्यापार उन्नत था। तो जो प्रसिद्ध नगर थे उस समय श्रावस्ती, वैशाली, कौशाम्बी ये उजड़ने लगे थे और जो व्यापारिक नगर थे ये ज्यादा समृद्ध होते गए। तो
इसलिए ये गुप्त काल का कहा जाता है कि गुप्त काल के अंदर जो नगरों का भी जो है वो क्या होना, नगरों का पतन होना शुरू हो गया था। मुख्यतः कौड़ियां और वस्तुएं विनिमय का आधार थी। पाटलिपुत्र के निवासी संपन्न थे, दान देने और जनहित कार्य करने के लिए तैयार रहते थे। तो ये गुप्त काल के बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं। अब आता है हर्षकालीन भारत। गुप्त साम्राज्य के विघटन के पश्चात हरियाणा के थानेश्वर में पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई। हर्ष चरित्र के अनुसार प्रभाकर वर्धन इस वंश का चौथा शासक था। इसके पश्चात हर्षवर्धन लगभग 606 ईस्वी में थानेश्वर का शासक बना और 647 ईस्वी तक शासक किया। हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। तो कई बार इस वंश का नाम हर्ष का जो है ये पुष्यभूति वंश इसको कहते हैं। तो जो प्रभाकर वर्धन है वो इसका चौथा शासक था इस वंश का। और हर्षवर्धन के बारे में महत्वपूर्ण है, ये कब बना था शासक? 606 ईस्वी में। कब तक? 647 ईस्वी तक। किसको राजधानी बनाया था? कन्नौज को। हर्ष की विजय और साम्राज्य विस्तार। हर्षवर्धन ने साम्राज्य की वास्तविक जानकारी उसके अभिलेखों, हर्ष चरित्र और हैन सांग के विवरण से प्राप्त होती है। हर्ष ने लगभग समस्त उत्तरी भारत में विजय प्राप्त की थी और साम्राज्य का विस्तार किया। हैन सांग उसके पंच भारत की विजय का उल्लेख करता है। ये लाइन में ये भारत की विजय का उल्लेख है, ये पंच इसमें या तो ये मिसप्रिंट हुआ है। हैन सांग उसके भारत की विजय का उल्लेख करता है। हर्ष 606 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। उसने सर्वप्रथम बंगाल के गोड़ों के विरुद्ध कार्रवाई की। उस समय शशांक वहां का शासक था। हर्ष ने कामरूप के शासक भास्कर वर्मा के साथ समझौता किया, जिसे गौड़ नरेश शशांक को सीमित कर दिया। हर्ष ने 630 से 633 ईस्वी के बीच वल्लभी नरेश ध्रुवसेन द्वितीय बालादित्य को पराजित किया, जो चालुक्यों से युद्ध का पूर्व चरण था। बाद में हर्ष ने वल्लभी से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। हर्ष व पुलकेशिन द्वितीय महत्वाकांक्षी शासक थे, जिन्होंने साम्राज्यवादी नीति का अवलंबन किया। दोनों राज्यों की सीमाएं निकट होने के कारण उनके बीच युद्ध को अनिवार्य बना दिया। यह युद्ध संभवतः 630 से 634 के बीच नर्मदा नदी के तट पर हुआ होगा। हैन सांग और पुलकेशिन द्वितीय की एहोल प्रशस्ति इस युद्ध में हर्ष की असफलता का उल्लेख करती है। तो हर्ष को इस युद्ध में जब पुलकेशिन द्वितीय के साथ में युद्ध होता है तो यहां हर्ष जो है वो पराजित हो जाता है। तो ये आपको सब पढ़ना है। ये देखिए आपके एक सिलेबस में आता है 6ठी से 10वीं शताब्दी का भारत। तो जो 6ठी से 10वीं शताब्दी वाला है उसमें ये टॉपिक आते हैं यहां से। अब जो हम पढ़ रहे हैं ये 6ठी से 10वीं शताब्दी वाला जो भारत वाला टॉपिक है उसके अंतर्गत है ये। हर्ष अपने पूर्वी अभियानों में सफल रहा। चीनी लेखक मा त्वान लिन 641 ईस्वी में हर्ष को मगध का नरेश बताता है। कौन? मा त्वान लिन। संभवतः हर्ष व कामरूप के शासक भास्कर वर्मा के गठजोड़ ने बंगाल एवं पूर्वी भारत को विजित किया। 640 ईस्वी के आसपास ओडू, कांगोल और कलिंग पर विजय प्राप्त कर उड़ीसा पर भी विजय प्राप्त की और हर्ष ने उड़ीसा विजय के बाद बौद्ध सभा बुलाई, जिसे पुष्टि चीनी विवरण द्वारा होती है। तो ये विजित करने के बाद में हर्ष ने बौद्ध सभा को बुलाया। बाण भट्ट के अनुसार हर्ष ने सिंध के राजा को राजलक्ष्मी से वंचित किया, जिसे पहले प्रभाकर वर्धन हरा चुका था। तो राज से वंचित कर दिया। यह है बाण भट्ट के अनुसार हर्ष ने सिंध के राजा को राजलक्ष्मी से वंचित किया, जिसे पहले प्रभाकर वर्धन हरा चुका था। अब सिंध हर्ष का आश्रित राज्य था। जालंधर का उदित और प्रत्यक्षतः पूर्वी मालवा का माधव गुप्त उसके आश्रित थे। बाण भट्ट और हैन सांग कश्मीर व नेपाल पर हर्ष के आधिपत्य की बात कहते हैं। कश्मीर के राजा को हर्ष ने बुद्ध के दान देने के लिए बाध्य किया। कश्मीर के राजा को हर्ष ने बुद्ध के दान देने के लिए बाध्य किया और नेपाल में हर्ष संवत के प्रचलन से इस तथ्य की पुष्टि होती है। हर्ष के तुषार सेल अर्थात बर्फीले पहाड़ों के दुर्गम क्षेत्र से कर वसूलने का भी उल्लेख हुआ है। तो इसमें कई चीजें हैं, ये आप ध्यान में रखें तो रख लीजिएगा। बाकी जो आपने 10th क्लास तक मैंने आपको पढ़ाया है 6 से 10th वाला, संभावना है कि 90% तक इन टॉपिक में से उन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये आप याद करो तो अच्छी बात है, कोई नया टॉपिक आपको मिलता है। बाकी ज्यादा इसमें उलझने की और ज्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है।
41 वर्ष के अपने शासन के दौरान हर्ष ने अपने सामंत राजाओं में दूर दराज के क्षेत्रों यथा जालंधर, कश्मीर, नेपाल, वल्लभी, मालवा, सिंध, सीमांत प्रदेश और असम को सम्मिलित किया। संयुक्त प्रदेश बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य भारत और राजपूताना हर्ष के प्रशासन के अधीन थे। अंततः हर्ष उत्तरी भारत में एक बहुत बड़े शासन के रूप में विद्यमान रहा। दक्षिणी भारत के अभिलेखों में हर्ष को सकलोतरापथनाथ अर्थात उत्तर भारत का स्वामी कहा गया है। ये आप ध्यान में रख लीजिएगा, सकलोतरापथनाथ अर्थात उत्तर भारत का स्वामी। हर्ष का साम्राज्य सामंती संगठन पर आधारित था। गृह राज्य पर हर्ष का सीधा प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण था, लेकिन अन्य राज्यों पर उसका सिर्फ अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। हर्ष की उपाधियां परम भट्टारक, महाराजा धीराज, सकलोतरायेश्वर, एकाधिकार, चक्रवर्ती, सार्वभौम, परमेश्वर आदि से स्पष्ट होता है कि हर्ष में देवीय गुणों का समावेश था। हर्ष के अधीन शासक भूपाल, कुमार, लोकपाल, नरपति, सामंत, महासामंत और महाराजा की उपाधि धारण करते थे। अधीनस्थ शासक हर्ष को कर देते थे, सैन्य सहायता करते थे और राज दरबार में उपस्थित होते थे। हर्ष इन्हें न केवल सुरक्षा देता था बल्कि प्रशासनिक छूट भी देता था। अधीनस्थ शासकों में वल्लभी का ध्रुवसेन द्वितीय, कामरूप का भास्कर वर्मन, मगध का पूर्व वर्मन, जालंधर का उदित और उत्तर गुप्त शासक माधव गुप्त का नाम लिया जा सकता है। बस आप इन 4-5 का नाम ध्यान में रख लेना। ये जो है, हालांकि आपसे पूछा डायरेक्ट नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा नाम ध्यान में रखना इनका जरूरी है। नेक्स्ट है हर्ष का धर्म ज्ञान के संरक्षक के रूप में मूल्यांकन। हर्ष एक महान सेनापति, कला, साहित्य व धर्म का संरक्षक था। वह राजस्व का आधा भाग धर्म, शिक्षा, साहित्य के संरक्षण हेतु व्यय करता था। हर्ष प्रारंभ में शैव था, तत्पश्चात वह महान बौद्ध धर्म की ओर प्रवृत्त हुआ। इन सिद्धांतों, ये ध्यान में रखिएगा, पहले शैव था हर्ष, बाद में बौद्ध धर्म की ओर प्रवृत्त हुआ। इन सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए हर्ष ने कन्नौज में 643 ईस्वी में एक विशाल सम्मेलन का आयोजित किया। ये महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 643 ईस्वी में इसमें बौद्ध, ब्राह्मण, जैन, नालंदा के विद्वानों ने भाग लिया। हर्ष राजस्व का चौथाई हिस्सा धर्म के लिए व्यय करता था। उसके परिचय से महायान बौद्ध धर्म देश विदेश में फैला। प्रयाग और कन्नौज आदि सभाओं के माध्यम से विभिन्न धर्मावलंबियों को एक जगह लाकर धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक एकता का सूत्रपात किया। तो कन्नौज सभा 643 ईस्वी में हर्ष ने कन्नौज में एक सभा का आयोजन किया। सभा का उद्देश्य देश में बौद्ध धर्म को विकसित करने के लिए हेनसांग की उपस्थिति का लाभ उठाना था। बहुत से शासक इस सभा में सम्मिलित हुए। इसमें 3000 महायान और वह हीनयान बौद्ध भिक्षु, 3000 ब्राह्मण, नालंदा विश्वविद्यालय के लगभग 1000 बौद्ध विद्वान भाग लेने के लिए आए। हर्ष ने हेनसांग का नाम सभापति पद के लिए प्रस्तावित किया और महायान संबंधी एक विषय को वाद विवाद के लिए निर्धारित कर दिया। यह सभा 23 दिन तक चली और इसमें महायान का प्रचार किया गया। गंगा के तट पर स्थित विशाल विहार को इसी अवसर के लिए बनवाया गया था। रहने का स्थान राजा के बराबर बुद्ध की एक सोने की मूर्ति एक 100 फीट ऊंचे स्तंभ पर रख दी गई। उसी प्रकार की किंतु उससे छोटी 3 फुट ऊंची मूर्ति को रोज जुलूस में उठाया जाता था, जिससे 20 राजा और 300 हाथी होते थे। छत्र को स्वयं हर्ष उठाता था। आगे बढ़ते हुए हर्ष चारों ओर मोती, सुनहरी फूल और अन्य कीमती चीजें बिखेरता जाता था। हर्ष ने स्वयं अपने हाथों से बुद्ध की मूर्ति को धोया और अपने कंधों पर उठाकर पश्चिमी स्तंभ तक ले गया। वहां से उसने हीरों से जड़े हुए हजारों रेशमी वस्त्र उसे अर्पित किए। अस्थायी विहार विशेष रूप से इसी अवसर के लिए बनाया गया था। हर्ष के संरक्षण और प्रयासों से महायान बौद्ध धर्म देश विदेश में फैला। उसने बौद्ध विहार और स्तूपों का निर्माण कराया और दान दिया। हर्ष प्रत्येक 5वें वर्ष में प्रयाग महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था, जिसमें विभिन्न धर्मों के देवी देवताओं की पूजा की जाती थी और विभिन्न धर्मावलंबियों को दान दिया जाता था। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। प्रयाग सभा 643 ईस्वी में हर्ष ने प्रयाग में एक और सभा, जिसको मोक्ष परिषद कहते थे, का आयोजन किया। हर्ष पिछले 30 वर्षों से ऐसी सभाएं आयोजित करता रहा था। 643 ईस्वी की सभा छठी सभा थी। यह सभा रेत पर की गई थी, जहां गंगा और यमुना मिलती है। सभा में हर्ष और हेनसांग
के 18 राजसी मित्रों ने भाग लिया। उस अवसर पर 5 लाख से भी अधिक व्यक्ति उपस्थित हुए थे। उनके निवास और भोजन के लिए विशेष प्रबंध किया गया। प्रयाग में किए गए कार्य के संबंध में पहले दिन एक बुद्ध मूर्ति रखी गई और लोगों में असंख्य वस्त्र और बहुमूल्य वस्तुएं बांटी गई। दूसरे और तीसरे दिन क्रम से सूर्य और शिव की मूर्तियों का सम्मान किया गया। चौथे दिन बौद्ध भिक्षुओं को दान दिया गया। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, प्रयाग सभा जो है ये जो कहाँ आयोजित की गई थी, प्रयाग में, जिसको मोक्ष परिषद भी कहा जाता था। जैन धर्म व अन्य धर्मों के अवलंबियों को 10 दिन दान दिया गया। सुदूर देशों के तपस्वियों को कई दिनों तक दान दिया गया। अगले 1 महीने में निर्धन अनाथ दिव्यांग लोगों को सहायता दी गई। अब इसमें से आपके कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा यह सब 75 दिन में संपन्न हुआ, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। हैन सांग ने लिखा है कि अब तक 5 वर्ष का संचित धन व्यय हो चुका था। घोड़ों, हाथियों और सैनिक उपकरण जो राजा संपत्ति की रक्षा और सुव्यवस्था के लिए आवश्यक थे, इसके अतिरिक्त शेष कुछ भी ना बचा, यानी सब कुछ दान कर दिया उसने। इसके अलावा राजा ने अपने हीरे और सामान, कपड़े और मालाएं, कंगन, कंठाहार, चमकीले शिरोभूषण सब बिना भेदभाव के दान में दिए। सब कुछ दे चुकने के बाद उसने अपनी बहन राजश्री से पुराना वस्त्र मांगा और उसे पहनकर 10 दिशाओं के बुधों की पूजा की और प्रसन्नता अनुभव की कि उसका कोष दान धर्म में समाप्त हो गया। तो ऐसे ऐसे शासक हुए हैं भारत की भूमि पर। इन सभाओं के वर्णन से ज्ञात होता है कि उसके दान और उदारता ने तो पुरानी सभी सीमाओं को भी पार कर दिया था। हमें किसी राजा का ज्ञान नहीं है जिसने मानवता का कष्ट निवारण के लिए सर्वस्त्र दान दिया हो। इस प्रकार हर्ष ने धार्मिक सहिष्णुता व सद्भाव को प्रोत्साहन दिया तथा मानवतावाद का संदेश फैलाया। हर्ष के राजस्व का चौथाई हिस्सा बौद्धिक उपलब्धियों यथा विद्या के प्रसार और विद्वानों को पुरस्कृत करने पर व्यय होता था। हर्ष ने मयूराष्टक और सूर्य शतक के रचयिता मयूर, हर्ष चरित्र और कादंबरी के रचयिता बाणभट्ट सहित भरतहरि, मातंग दिवाकर, जयसेन आदि अनेक विद्वानों को संरक्षण दिया। यह जरूरी है, मयूराष्टक और सूर्य शतक के रचयिता थे मयूर, हर्ष चरित्र और कादंबरी के रचयिता थे बाणभट्ट। तो ये ध्यान में रखिएगा। स्वयं हर्ष ने नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली आदि रचनाएं लिखी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये वाला जो पैराग्राफ है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिए कि हर्ष ने खुद ये 3 नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, जबकि बाणभट्ट की है हर्ष चरित्र और कादंबरी। तो इस तरह से ध्यान में रखिएगा। हर्ष शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए धन और ग्रामों को दान में दिया। नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का मुख्य केंद्र था। इसके अतिरिक्त वल्लभी अनेक गुरुकुल आश्रम और विहार शिक्षा के केंद्र थे। इस प्रकार हर्ष ने प्रजा के बौद्धिक स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया। हर्ष ने बौद्ध धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों की सहिष्णुता पर बल दिया और उनका संरक्षण किया। ज्ञान में हर्ष ने अनेक विद्वानों को संरक्षण दिया। शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए वित्त का पोषण किया। हर्ष को हम धर्म और ज्ञान का महान संरक्षक कहते हैं। तो इसमें से कोई ज्यादा इतना ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। हर्ष का शासन प्रबंध। सम्राट हर्ष स्वयं प्रशासन की धुरी था। हर्ष प्रशासनिक व्यवस्था में व्यक्तिगत रूप से रुचि लेता था। उसका विचार था कि प्रशासकीय कुशलता के लिए शासक को निरंतर सचेष्ट रहना चाहिए। हर्ष बहुत परिश्रमी था। उसने दिन को 3 भागों में बांट रखा था, जिनमें से एक राज्य कार्य के लिए निश्चित था। उसका व्यक्तित्व तो बहुत प्रभावशाली था। हर्ष को निरीक्षण यात्रा के लाभ में विश्वास था। यदि नगरों के निवासियों के आचार में कोई त्रुटियां होती थी तो वह स्वयं उनके बीच चला जाता था, किंतु उसकी यात्राएं नगरों तक ही सीमित नहीं थी। ग्रामीण क्षेत्रों की भी ओर वह उतना ही ध्यान देता था। जब राजा किसी स्थान पर ठहरता था तो प्रजागण उससे भेंट कर सकते थे और उसके समक्ष अपनी घटनाएं प्रस्तुत कर सकते थे। हर्ष का प्रशासन वैसे निरंकुश था, किंतु लोगों को अपने अपने क्षेत्रों में स्वशासन प्राप्त था। अधिकांश कार्य ग्रामीण समुदाय के हाथ में था। केंद्रीय सरकार और ग्राम सभाओं में परस्पर पर्याप्त सहयोग था। कुल मिलाकर हर्ष का प्रशासन निरंकुश और गणतंत्रीय तत्वों का मिश्रण था। मंत्री परिषद। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद गठित की गई थी। राज सिंहासन रिक्त होने की अवस्था में परिषद अपनी शक्ति का प्रयोग करती थी। राज्यवर्धन की मृत्यु पर मुख्यमंत्री बंडी ने मंत्री परिषद की सभा का आयोजन किया और हर्ष के राजकाज संभालने का प्रस्ताव रखा। वहां उपस्थित सभी जन सहमत हो गए और हर्ष से राज्याधिकार ग्रहण करने के लिए अनुरोध किया।
मंत्रिपरिषद को शासक चुनने में नहीं बल्कि विदेश नीति में भी काफी कुछ कहने का अधिकार था। तो ये थोड़ा सा आप बंडी का नाम ध्यान में रखिएगा। तो आज हम यहीं तक ही पढ़ेंगे, मंत्रिपरिषद तक। नेक्स्ट क्लास में सचिवालय से आगे पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।